आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन का क्या उद्देश्य होता है। What is the purpose of main function in C language? तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन का क्या उद्देश्य होता है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह हर सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, यानी जब भी कोई सी प्रोग्राम चलाया जाता है तो सबसे पहले इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोग्राम का, हमारे सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। जब भी हम कोई सी प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले यही फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये 5 फंक्शन देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन में है। सबसे पहले मेन फंक्शन है, फिर ऐड फंक्शन, फिर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एक प्रोग्राम अगर ये 5 फंक्शन कंटेन करता है तो जब भी हम प्रोग्राम रन करना शुरू करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को सर्च करेगा और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट होगा वो ये मेन फंक्शन होगा। फिर मेन फंक्शन से हम बाकी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन बाकी फंक्शन मेन फंक्शन से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि सी प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को खोजता है और वहीं से प्रोग्राम को चलाना शुरू करता है। जैसा कि हमने अभी समझा कि अगर बहुत सारे फंक्शन आपके प्रोग्राम में, तो कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा कि मेन फंक्शन कहाँ है और वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। मेन फंक्शन के बिना कोई भी सी प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो आप एक ऐसा सी प्रोग्राम नहीं बना सकते जिसमें मेन फंक्शन ही ना हो। तो इसलिए हमारा मेन फंक्शन सी प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम में आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, सी प्रोग्राम, जिसमें 2 फंक्शन है, पहला हेलो वर्ल्ड फंक्शन और दूसरा मेन फंक्शन। हालांकि मेन फंक्शन हेलो वर्ल्ड फंक्शन के बाद लिखा है, लेकिन फिर भी जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ही खोजेगा और सबसे पहले मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए हम ये प्रोग्राम समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम में 2 फंक्शन है, जैसे कि हमने अभी देखा। पहला हेलो वर्ल्ड फंक्शन है और दूसरा मेन फंक्शन है। दोनों ही फंक्शन में मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है और देखते हैं कि पहले कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है इनसाइड हेलो वर्ल्ड, मतलब हम हेलो वर्ल्ड के अंदर हैं, और इस वाले के अंदर मैंने लिख दिया है कि इनसाइड मेन, मतलब कि हम मेन फंक्शन के अंदर हैं। तो चलिए, जब ये प्रोग्राम रन होना शुरू होगा तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में कंपाइलर देखेगा हेलो वर्ल्ड फंक्शन को और कंपाइलर हेलो वर्ल्ड फंक्शन को इग्नोर करेगा और ढूंढेगा कि मेन कहाँ है। तो कंपाइलर को जब मेन मिलेगा तो मेन मिलते ही कंपाइलर को जो अगली लाइन मिलेगी वो होगी हेलो वर्ल्ड को कॉल करना। तो कंट्रोल यहाँ से चला जाएगा हेलो वर्ल्ड फंक्शन के पास और हेलो वर्ल्ड फंक्शन में जाके ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा कंपाइलर। तो सबसे पहले हमें दिखेगा इनसाइड हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में कंट्रोल वापस आएगा और हमारे स्क्रीन में प्रिंट होगा इनसाइड मेन। तो फिलहाल तो ऊपर वाली लाइन ही एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि हम रन करके अभी देख सकते हैं। देखिए, पहले इनसाइड हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, उसके बाद में इनसाइड मेन प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेन में आने के बाद भी हमने पहले हेलो वर्ल्ड को कॉल किया है। तो अगर हम हेलो वर्ल्ड को कॉल करने से पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट में जो लिखा है उसको प्रिंट करा दे तो हमारी पहली जो लाइन होगी प्रिंट होके वो इनसाइड मेन वाली होगी। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर ने जैसे ही मेन फंक्शन को खोजा और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो कंपाइलर को सबसे पहली लाइन दिखेगी कि हेलो वर्ल्ड इनसाइड मेन। उसके बाद में हेलो वर्ल्ड कॉल होगा और कंट्रोल हेलो वर्ल्ड पे जाएगा और प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड इनसाइड हेलो वर्ल्ड।
तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन आ रही है वो है हेलो वर्ल्ड इनसाइड मेन, मतलब ये वाली लाइन। उसके बाद में फंक्शन कॉल होगा और ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा कि हेलो वर्ल्ड इनसाइड हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि मेन हमारा किसी भी ऑर्डर में कहीं भी हो, सबसे पहले कंपाइलर मेन को ही एग्जीक्यूट करता है। तो अपने आंसर में इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम लिख सकते हैं आउटपुट हमारा होगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने बस एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जो कि हेलो वर्ल्ड फंक्शन के अंदर है। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आउटपुट में आ जाएगा। इतना करने के बाद हम लिख सकते हैं कि ऊपर दिए गए प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का फंक्शन है। तो मेन के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का फंक्शन कॉल है। यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ के लिए, ठीक है, हेलो वर्ल्ड फंक्शन के लिए। जब यह प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, नो डाउट, और फिर हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल होगा। हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ चला गया, इस फंक्शन में चला गया हेलो वर्ल्ड में, और इसमें यहाँ मिल जाएगा इसको प्रिंट, ठीक है, प्रिंटफ मिल जाएगा और हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में इतना लिखने के बाद हम मेन फंक्शन का उद्देश्य लिख सकते हैं। तो मेन फंक्शन के 4 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें से पहला है प्रोग्राम की शुरुआत। जब भी सी प्रोग्राम रन होता है, कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है और उसी से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ही खोजता है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य है एग्जीक्यूशन फ्लो कंट्रोल, मतलब एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करना। तो मेन फंक्शन के अंदर दिए गए कोड को क्रम से चलाया जाता है। मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको क्रम से हम चलाते हैं, यानी प्रोग्राम के बाकी हिस्से का फ्लो यही फंक्शन कंट्रोल करता है। मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम कैसे कैसे रन होगा उसका कंट्रोल, उसके फ्लो का कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। चलिए इस बात को हम एक स्लाइड से समझते हैं। देखिए ये वही प्रोग्राम है जो हमने समझा है, लेकिन इसका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो एंट्री पॉइंट है इस प्रोग्राम को रन करने का। उसके बाद में हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल होगा और कंट्रोल जाएगा हेलो वर्ल्ड फंक्शन के पास। हेलो वर्ल्ड फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होना बंद होगा तो कंट्रोल वापस आएगा मेन फंक्शन के पास और उसके बाद में रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न के मिलने के बाद हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का वो एग्जिट हो जाएगा। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें 5 फंक्शन है, तो सबसे पहले हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो मेन से शुरू होगा। और देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ही डिपेंड कर रहा है कि अब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए हम यूज़र से चॉइस मांग रहे हैं कि यूज़र क्या चाहता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यूज़र की चॉइस के हिसाब से ये प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होगा। अगर यूज़र ने चॉइस में 1 दिया है इसका मतलब ये ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और यूज़र ने अगर चॉइस में 2 दिया है तो सब्ट्रैक्ट, वैसे ही चॉइस में 3 दिया है तो मल्टीप्लाई, और चॉइस में 4 दिया है तो डिवाइड फंक्शन कॉल होगा। और कॉल जब पूरा हो जाएगा तो कंट्रोल वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ से कंट्रोल फंक्शन में गया है। उसके बाद में जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा और हमारा एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मेन फंक्शन के उद्देश्य में तीसरा उद्देश्य हम लिख सकते हैं। मेन फंक्शन का जो तीसरा उद्देश्य होता है वो है रिटर्न वैल्यू। मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताने के लिए एक वैल्यू रिटर्न करता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक चला या नहीं। आमतौर पर सफल होने पर 0 रिटर्न किया जाता है। तो इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब देखिए हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होने वाला होता है, इस आखिरी वाले कर्ली ब्रैकेट के पहले हमने क्या लिखा है, रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हाँ पूरा का पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसलिए इस प्रोग्राम ने आपको 0 रिटर्न किया है, क्योंकि इस मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर रिटर्न टाइप मतलब कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद करेगा
तो एक इंटीजर रिटर्न करेगा और 0 जो है एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी इंटीजर लिख सकते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद करने वाला हो या प्रोग्राम समाप्त होने वाला हो तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करते हैं 0 और ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक रन हो चुका है। तो मेन फंक्शन का ये भी उद्देश्य होता है, मेन फंक्शन रिटर्न करता है एक वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जान जाए कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मेन फंक्शन का जो चौथा उद्देश्य है वो है आर्गुमेंट पास करना। मतलब हम प्रोग्राम को रन करने के साथ ही मेन फंक्शन में आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो फंक्शन को दो आर्गुमेंट्स के साथ लिखा जा सकता है। हम मेन फंक्शन को दो आर्गुमेंट के साथ लिख सकते हैं। पहला आर्गुमेंट argc इंटीजर टाइप का होगा। यह प्रोग्राम को पास किए गए आर्गुमेंट की संख्या बताता है। ये argc जो वेरिएबल होगा ये एक इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और ये हमें बताएगा कि कितने आर्गुमेंट पास किए गए हैं। और दूसरा हमारा जो वेरिएबल है वो है argv। तो ये हमें बताएगा कि जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं उनकी वैल्यू क्या है। मतलब अगर हमने 4 आर्गुमेंट पास किए हैं तो चारों आर्गुमेंट्स की वैल्यू बताएगा हमारा argv। यहाँ पे argc का फुल फॉर्म होगा आर्गुमेंट काउंट और argv का फुल फॉर्म होगा आर्गुमेंट वेक्टर। आर्गुमेंट काउंट हमें बताएगा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय कितने आर्गुमेंट्स पास किए गए मेन फंक्शन में, और argv जो कि आर्गुमेंट वेक्टर है वो हमें बताएगा कि उन आर्गुमेंट्स की वैल्यू क्या है। तो argc और argv के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन में 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं और हमने बाद में प्रोग्राम के अंदर उन आर्गुमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो पहले हमने argc की वैल्यू को प्रिंट किया है और उसके बाद हमने argv की वैल्यू को प्रिंट किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि argc मतलब होता है आर्गुमेंट काउंट। तो आर्गुमेंट काउंट में हमने कितने आर्गुमेंट्स मेन फंक्शन को दिए हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और argv में हम उन आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी argv की, इसलिए argv की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। इस फॉर लूप में हम i की वैल्यू को 0 से लेकर argc तक इटरेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि argc की वैल्यू अगर 5 है तो ये लूप हमारा 5 बार चलेगा और हम बारी बारी से argv की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रोग्राम में आर्गुमेंट पास करने के लिए हमें टर्मिनल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टर्मिनल का यूज़ नहीं करते हैं और आप शॉर्टकट का यूज़ करके इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट argc की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि हमने बस एक ही आर्गुमेंट पास किया जो कि इस प्रोग्राम का नाम है, और argv की वैल्यू होगी इस प्रोग्राम का नाम। तो पहले हम बिना टर्मिनल के इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बिना टर्मिनल के इस प्रोग्राम को रन किया, और जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें आउटपुट में मिला कि यू हैव एंटर्ड 1 आर्गुमेंट, कि आपने बस एक आर्गुमेंट एंटर किया है। तो वो आर्गुमेंट क्या है जो हमने एंटर किया है, एक आर्गुमेंट, वो है इस प्रोग्राम का नाम विथ लोकेशन। तो हमने बस ये आर्गुमेंट पास किया है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम और आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो उसके लिए हमें कमांड लाइन से इस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को टर्मिनल से रन करने के लिए हम लिखेंगे gcc प्रोग्राम का नाम जो कि हमारा है test.c। इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि कोई भी एरर हमें नहीं मिली। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब इस प्रोग्राम में आर्गुमेंट को पास करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ./ इस प्रोग्राम का नाम जो कि है टेस्ट, उसके बाद में अपना आर्गुमेंट हम पास करेंगे। जैसे मान लीजिए हम आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं हेलो, उसके बाद में हम लिखना चाहते हैं वर्ल्ड, और उसके बाद में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड हाय लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 हमने आर्गुमेंट पास किए हैं। तो हमारा argc की वैल्यू हो जाएगी 4, और argv में हमारा एक एक करके ये चारों स्ट्रिंग्स को प्रिंट किया जाएगा।
तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में यू हैव एंटर्ड 4 आर्गुमेंट्स, हमने क्या किया है 4 आर्गुमेंट्स एंटर किए हैं, इसकी वजह से ये मैसेज प्रिंट हो रहा है यू हैव एंटर्ड %d आर्गुमेंट। %d मतलब ARGC की वैल्यू, और ARGC की वैल्यू हमारी इस प्रोग्राम में है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में है 4। तो यू हैव एंटर्ड 4 आर्गुमेंट्स, जिसमें से पहला आर्गुमेंट है ARGV0, मतलब 0 इंडेक्स पे जो हमारा पहला स्ट्रिंग है वो ये है। फिर 1 इंडेक्स पे हमने हेलो, 2 इंडेक्स पे वर्ल्ड, और 3 इंडेक्स पे हाई नाम की स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हमने मेन फंक्शन में आर्गुमेंट्स को पास किया। तो आप भी इस तरीके से मेन फंक्शन में आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं आफ्टर कंपाइलेशन। उसके बाद हम मेन फंक्शन के प्रकार लिख सकते हैं। तो सी में मेन फंक्शन के कुछ प्रकार होते हैं। तो अभी हमने इंट मेन तो देखा ही है हर प्रोग्राम में, यह सबसे सामान्य रूप है। यह मुख्य प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद एक इंटीजर वैल्यू लौटाता है। जैसा कि हम अभी देखते आ रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसमें हम शुरू में क्या लिख रहे हैं, इंट मेन, और इस इंट का मतलब होता है कि मेन जो है जब ख़त्म होने वाला होगा ये मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेंगे। मतलब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, तो इसलिए हमने रिटर्न 0 किया है। ठीक है, तो हम मेन फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में मेन फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें हम मेन फंक्शन में 2 आर्गुमेंट्स को पास करेंगे। यह वेरिएंट प्रोग्राम को कमांड लाइन आर्गुमेंट के साथ शुरू करने की अनुमति देता है। ARGC आर्गुमेंट की संख्या है और ARGV आर्गुमेंट की सूची है या एरे है। तो इसके लिए हमने भी प्रोग्राम समझा है अभी इसी वीडियो में, तो वही सेम प्रोग्राम है। यहाँ पे थोड़े मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन पर्पस उस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम का एकदम सेम है। उसके बाद में जो मेन फंक्शन लिखने का तीसरा प्रकार होता है वो होता है वॉइड मेन। यह कुछ सी कंपाइलर्स में मान्य हो सकता है, लेकिन यह सी स्टैंडर्ड के अनुसार सही नहीं है। सी में मेन को हमेशा एक इंटीजर लौटाना चाहिए। तो हालांकि ये कुछ कंपाइलर्स में रन हो जाएगा इस तरीके से, अगर आप लिखेंगे कि वॉइड मेन मतलब कि जब ये प्रोग्राम रन होना बंद करेगा तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। इस प्रोग्राम के बंद होने के बाद, इस मेन के ख़त्म होने के बाद हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। वॉइड मतलब होता है खाली, मतलब हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो हालांकि कुछ कंपाइलर्स में ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन ये सी स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, इसलिए ऐसा लिखना रिकमेंडेड नहीं होता है। रिकमेंडेड ये होता है कि जब भी आप सी प्रोग्राम लिखिए तो रिटर्न टाइप मेन का हमेशा इंट लिखिए। ओके, तो ये 3 टाइप के तरीके हैं जिससे आप मेन को लिख सकते हैं। उसके बाद हम जब इतना आंसर लिख लेंगे तो उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सी में मेन फंक्शन प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इसका उद्देश्य प्रोग्राम की मुख्य लॉजिक को नियंत्रित करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचित करना है कि प्रोग्राम कैसे और कब समाप्त हुआ। तो इस चीज़ को हमने बहुत डिटेल में देखा है कि जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और उसके बाद ये प्रोग्राम के फ्लो को भी कंट्रोल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सूचित करता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।